ओके सो चलिए लेक्चर नंबर 4 राइट। अब सीए फाइनल जीएसटी स्टार्ट करते हैं। याद है किसी को हमने क्या क्या पढ़ा था? वन क्विक राउंड, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, पढ़ लिया हमने। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ लिया हमने। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया सम जितना जरूरी था उतना समझ लिया। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इसमें ड्यूअल जीएसटी और बाकी सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी समझा हमने। इलुस्ट्रेशंस लिए थे हमने कुछ, राइट। उसकी जर्नल एंट्रीज और लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है और उसको कैसे पे ऑफ किया जाता है, आईटीसी कैसे लिया जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने कल के लेक्चर में समझने की क्या की थी, कोशिश की थी, राइट। एक छोटा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन आज मैं और लिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम, यहां पे कंटिन्यू करेंगे। एक्स इज ए कंपोजिशन डीलर। X is a composition dealer. He is liable to pay 1% of GST on all of his taxable sales. Question है, X is a composition dealer. He is liable to pay 1% GST on all his taxable sales. He purchased taxable goods A from Mr. A for rupees 10,000 at 12% GST। एट लिखने से अच्छा है प्लस लिखते हैं, प्लस 12% GST। ही ऑल्सो परचेस्ड exempted goods from Mr. B worth rupees 5,000. He sold taxable goods for rupees 13,500 and exempted goods for rupees 8,000. Pass the journal entries in the books of Mr. X along with entry for discharge of tax liability। चलिए इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स एक कैसा डीलर है बेटा? कंपोजिशन में फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक्स इज अ कंपोजिशन डीलर। ही इज लाइबल टू पे 1% जीएसटी ऑन all of his taxable sales. He purchased taxable goods from Mr. A for rupees 10,000 plus 12% GST. He also purchased exempted goods from Mr. B worth rupees 5,000. He sold taxable goods for rupees 13,500 and exempted good for rupees 8,000. Pass the journal entry in the books of Mr. X along with the entry for discharge of क्या टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें कुछ नोट्स आपको इंपॉर्टेंट होगी जो आपको लिख लेना चाहिए। तो जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नोट नंबर 1, मिस्टर एक्स इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ऑन हिज परचेसेस। क्योंकि ये कंपोजिशन में आता है इसलिए उसको उसके परचेसेस पे क्या क्लेम नहीं करने मिलेगा, आईटीसी पर क्लेम करने नहीं मिलेगा। टोटल अमाउंट पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स along with GST shall be treated as cost of purchase। और पूरी की पूरी अमाउंट जो उसने पे की है
गुड्स को खरीदने के लिए 10,000 प्लस उस पे 12% का जीएसटी, ये उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेस होगा। ये पहली नोट आपने ध्यान रखनी है। इसके नीचे हम लिखेंगे नोट नंबर 2, एज मिस्टर एक्स इज ए कंपोजिशन डीलर, he will be paying 0.5% of CGST and 0.5% of SGST for sale of taxable goods। उसको अपने टैक्सेबल गुड्स पे जो 1% पे करना है, वो कैसा पे करना है, 0.5% CGST और 0.5% SGST। नोट नंबर 3 लिखेंगे, ऑन सेल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स Mr. X need not to pay any टैक्स। नोट नंबर 3 में ये लिखेंगे कि गुड्स के सेल पे मिस्टर एक्स को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आओ फिर अब पास करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या, मिस्टर एक्स। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए, उसकी अकाउंटिंग समझ में आ जाए, तो ये कानून भी बड़े आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नोट्स फॉर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। सबसे पहले वो गुड्स को खरीद रहा है, कितने रुपए का गुड्स है, 10,000, उस पर 12% का क्या है, जीएसटी। अब पूरी कॉस्ट कितनी हो गई उसके परचेस की, 10,000 प्लस 1,200 मतलब 11,200। एंट्री क्या पास करेगा वो, परचेस अकाउंट को डेबिट, कितना, पूरा 11,200 टू मिस्टर ए ऑब्लिक बैंक। अगर कैश में पेमेंट कर दिया है तो बैंक अकाउंट, क्रेडिट में परचेस किया है तो मिस्टर ए का अकाउंट 11,200। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग टैक्सेबल गुड्स परचेस्ड। उसने ये कौन से गुड्स परचेस किए, टैक्सेबल गुड्स परचेस किए, राइट, ऑल राइट। दूसरा वो क्या कर रहा है, एक एग्जम्प्टेड गुड्स को भी परचेस कर रहा है, ऐसा गुड्स जिसपे जीएसटी लगता नहीं है। एंट्री क्या करेगा, फिर से वो परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पे वो चाहे तो एक अच्छा नाम यूज कर सकता है अपने, किसके लिए, परचेस अकाउंट के लिए। तो पहले इसके लिए वर्ड यूज करेगा वो टैक्सेबल परचेस अकाउंट को डेबिट, और दूसरे लिए यूज करेगा वो एग्जम्प्टेड परचेस अकाउंट को डेबिट। क्यों, क्योंकि कंपोजिशन डीलर को अपने टैक्सेबल और एग्जम्प्ट परचेसेस की डिटेल्स देनी होती है, किसको, गवर्नमेंट को, बाय वे ऑफ एनुअल रिटर्न। जब रिटर्न के चैप्टर में आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्यों एक कंपोजिशन डीलर को अपने दोनों ही परचेस और दोनों ही सेल के अकाउंट्स अलग अलग रखने चाहिए। इट विल बी गुड फॉर हिम इफ ही हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न्स। तो एग्जम्प्टेड परचेस कितने का हुआ बेटा, 5,000 का। किससे खरीदा ये, टू मिस्टर बी ऑब्लिक बैंक अकाउंट 5,000। और नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग एग्जम्प्टेड गुड्स परचेस्ड। अब बारी आती है उसको गुड्स को सेल करने की। तो आमतौर पे क्या होता है, जो रेगुलर डीलर है, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, तो वो परचेस करते वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री करता है क्योंकि उसको अपने परचेसेस पे क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। सेल करते वक्त उसकी जिम्मेदारी है कि गुड्स की कीमत और टैक्स बायर से क्या करे, कलेक्ट करे, और वो अपनी इनवॉइस में भी जीएसटी अलग से चार्ज करता है। उसको लिख के दिखाना होता है, जो इनवॉइस वो क्या करता है, इशू करता है कि दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू एंड दिस इज सीजीएसटी, दिस इज एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस मे बी। पर कंपोजिशन डीलर को अपने इनवॉइस में जीएसटी को अलग से दिखाने की अनुमति नहीं है। तो उसके लिए जो भी चीज है वो पूरी की पूरी सेल्स है एंड इंक्लूडिंग क्या है, टैक्स है, राइट। तो वो एंट्री क्या पास करेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आएगा इसके बैंक अकाउंट में? परचेस में आप कैलकुलेशन लिख लो, 10,000 प्लस कितना परसेंट? 12%, या मल्टीप्लाइड बाय 120% किया तो भी चलेगा, वन एंड द सेम थिंग। तो हम यही मैटर यूज करेंगे, 10,000 प्लस 12% वाला। और यहां पे सेल करते वक्त हम बोलेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट, कितना पैसा आएगा? 13,500 टू। अब सेल को भी एक अच्छा नाम दे सकते हैं हम, कौन सा सेल देंगे? टैक्सेबल सेल्स अकाउंट। कितना? 13,500 बीइंग टैक्सेबल गुड्स सोल्ड। और वो ऐसे गुड्स को भी बेच रहा है जो एग्जम्प्टेड है, तो एंट्री क्या पास करेगा उसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया बेटा? 8,000, है ना? टू कौन सा सेल्स? एग्जम्प्टेड सेल्स अकाउंट। कितना? 8,000। और नरेशन में चाहो तो आप लिख सकते हो बीइंग एग्जम्प्टेड गुड्स सोल्ड। अब परचेस हो गया, सेल हो गया, अब क्या इसकी कोई लायबिलिटी है? हाँ है। जितना भी इसने टैक्सेबल गुड्स बेचा है, उस टैक्सेबल गुड्स पे इसे क्या करना है? गवर्नमेंट को 1% के हिसाब से टैक्स देना है। 1% कैसे बटेगा? 0.5% CGST और 0.5% SGST। तो अगर हम ये पेमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो बर्डन है 1% का, ये पूरा पूरा किसके ऊपर आ रहा है? सेलर के ऊपर, मिस्टर एक्स के ऊपर। तो ये इसके लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है, बाद में वो उसे पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। तो हम एंट्री पास करेंगे, सीजीएसटी अकाउंट या सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट। इसको इनपुट आउटपुट देने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा इसके लिए सीजीएसटी टैक्स पेड या सीजीएसटी एक्सपेंस बोल सकता है। ये टैक्स पेड अकाउंट को करेगा ये डेबिट। बोलो कितने का कितना परसेंट रे बेटा? 13,500 का 0.5%। कितना आता है ये? 67.5। उसी तरह से वो एंट्री पास करेगा एसजीएसटी टैक्स पेड अकाउंट को डेबिट। कितना? 67.5। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट कितना बेटा? 135 बीइंग टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑन टैक्सेबल सेल्स। ये हो गई उसकी परफेक्ट अकाउंटिंग। अब उसके पास सीजीएसटी टैक्स पेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, एसजीएसटी टैक्स पेड अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये एक्चुअली इसके बिजनेस के लिए कॉस्ट है, इसके लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, जो वो एट द एंड ऑफ ईयर कहां ट्रांसफर करेगा? पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। कितना? 135 टू सीजीएसटी टैक्स पेड टू एसजीएसटी टैक्स पेड। ये हो गया भाई उसका पूरा अकाउंटिंग। अब अगर आप कौन से स्कीम में हो? कंपोजिशन स्कीम में। 67.5 being tax paid during the year transferred to profit and loss account। आमतौर पे अगर आप रेगुलर डीलर हो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और कस्टमर से इनवॉइस करके जीएसटी कलेक्ट करता है, तो ये जो जीएसटी है ये आपके लिए कॉस्ट नहीं है, ये आप अपने बायर से रिकवर कर रहे हो और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। बट आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको ना तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना आपको इनवॉइस में अधिकार है कि आप अलग से कस्टमर से क्या रिकवर करो? जीएसटी रिकवर करो। उसके नियम है, उसके रूल्स है।
आपको डिस्प्ले भी करना होता है अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे कि वी आर अ जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर बट वी आर इनटू द कंपोजिशन स्कीम and therefore we will not be charging GST separately on the invoices issued by us। और अगर वो जीएसटी सेपरेटली चार्ज नहीं कर रहा है तो कोई डीलर भी अगर कंपोजिशन स्कीम वाले से क्या करता है, गुड्स परचेस करता है, तो उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। अरे बाबा, अगर एक्स बी टू बी सेल करता, कैसा सेल करता, बी टू बी, तो क्या वो अपने इनवॉइस में अलग से जीएसटी चार्ज करके देते वाला था क्या? नहीं। तो जिसने भी बाय किया है किससे, एक से, क्या वो अपने बिजनेस में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाता क्या? नहीं कर पाता। क्यों? तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप ये जीएसटी की वैल्यू एडिशन की और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो चेन है उसको क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। पर ठीक है, चेन भले ही टूट रही है पर ये रिलीफ देना भी गवर्नमेंट के लिए जरूरी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल का इतिहास हमने कल पढ़ा। कंपेंसेशन सेस किन चीजों पे लगता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी मैंने बोला था आप कवर कर लेना। आई होप आप लोगों ने कल घर पे इसको बैठे बैठे रीड किया है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, है ना। हमारा देश किसके हिसाब से चलता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा? जो अधिकार संविधान ने गवर्नमेंट को दिए हैं, गवर्नमेंट उन्हीं अधिकारों के तहत, ओ माय गॉड, क्या कलेक्ट कर सकती है? टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आओ देखते हैं। इंडिया हैज अ थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर। तीन हिस्सों में बटा हुआ है हमारा जो राज कारभार है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर। कंप्राइजिंग ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट, इट मींस हियर सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तीनों को ही अपने लेवल पे टैक्स कलेक्ट करने का संविधान ने क्या दिया है? अधिकार दिया। The power to levy taxes and duties is distributed among the three tiers of government in accordance with the provisions of Indian Constitution। कानून ने सभी को दिया है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हो, स्टेट गवर्नमेंट जानते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट? हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका जो है वो हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट। क्या आपको कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स का रिसिप्ट आया होगा घर पे? आया है। उनको भी कुछ अलग अलग प्रकार के टैक्स लेने का संविधान ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इससे ऊपर तो कोई नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। खैर, मैं फिर भी बोलूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना बेसिक नॉलेज होना काफी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट का स्पेशलाइज स्टडी नहीं कर रहे, तो इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉ स्टूडेंट होते तो बात अलग थी। और हाँ, सीए बन के भी अगर आगे आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो पर्टिकुलरली लॉ में, तो फिर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी भी उतना ही जरूरी है। आगे देखते हैं। पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन केस एनी टैक्स लॉ, बी इट एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन और ऑर्डर is not in conformity with the constitution, it is called ultra virus the constitution and it is illegal and void। इससे पहले इतिहास में यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कई टैक्सेस को वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया है, क्योंकि वो इन अकॉर्डेंस विद, इन लाइन विद द प्रोविजन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। तो गवर्नमेंट को लॉ बनाते वक्त बहुत केयरफुली लॉ को फ्रेम करना होता है। कहीं ये ना हो जाए कि ऊपर ऊपर देखने से तो लगता है कि हाँ भाई लेजिटिमेट है, पर कानूनन प्रोविजन कहीं वीक रह जाए, जिसकी वजह से सरकार को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करोगे तो सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा। सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं। हाँ, पर सरकार को और संविधान को अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो जब जीएसटी लाया गया तो ये जरूरत बहुत स्ट्रांगली महसूस की गई कि इस कानून को लागू करने से पहले बहुत जरूरी है कि संविधान में बदलाव किए जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Thus, a study of basic provision of constitution is essential
for understanding the genesis of a various taxes being imposed in India, the significant provision of constitution relating to the taxations are। अब टैक्स से जुड़े हुए उन आर्टिकल्स और प्रोविजंस को पढ़ते जो किसमें दिए हुए हमारे संविधान में दिए हुए हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिटरीली कलेक्ट ऑफ टैक्स। मतलब आर्बिटरी मतलब क्या? अपने मन मुताबिक। आर्बिट्री मतलब क्या? जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप टैक्स कलेक्ट करो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। तो फिर कैसे करना चाहिए टैक्स कलेक्ट? अधिकार तो है सरकारों को। इट स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, ना तो टैक्स लगाना चाहिए ना तो लेना चाहिए, एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ क्या? लॉ। तो भाई एक बात तो ये समझ लो, ना तो टैक्स ना तो फाइन ना तो पेनल्टी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसके लिए संविधान ने पारित किया हुआ लॉ है, तभी आपसे कोई भी टैक्स, कोई भी फाइन या कोई भी पेनल्टी ली जा सकती है। इवन अ ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट कलेक्ट अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? लॉ। तो आप लोग कभी उलझ जाते हो ट्रैफिक वाले अंकल से, जब आपकी गाड़ी को क्या करते हैं वो लोग? पकड़ते हैं। और थोड़ा बहुत कानून आपने पढ़ा हो तो आप कोशिश करते हो कि ट्रैफिक पुलिस वाले को क्या दिखाए? आपके कानून का ज्ञान। पर आप ये चीज भूल जाते हो कि ये आपका आज का काम है, उसका ये रोज का काम है। आपके जैसे ज्ञानी उसको रोज मिलते तो आपसे ज्यादा कानून जानता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप सेटलमेंट के मूड में आ जाते हो, प्लीज ना अंकल, सॉरी ना अंकल, चलो ना, छोड़ो ना। अंकल 200 से स्टार्ट करता है, आप 100 में उसको मना लेते हो। चलिए ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी भी ऐसे ही चलती है। The term authority of law means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of a legislator imposing the tax। वर्ड्स को समझो, अगर लॉ को पढ़ना है तो लॉ के वर्डिंग्स को, इसके फ्रेमिंग को अच्छे से इंटरप्रेट करते आना चाहिए। और देखिए, पढ़ना तो एक प्रकार से साइंस है या कॉमर्स है, बोलो आप जब लॉ पढ़ रहे हो तो ये लॉ है, ये कॉमर्स है, या तो आप बोलो कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक मैथ्स है, ये साइंस है। पर जब आप एग्जाम में इस सवाल का क्या लिखोगे जवाब, तो दैट इज एन आर्ट। और आपका वर्डिंग्स, आपका लैंग्वेज आर्टिस्टिक होना चाहिए। और लॉ की जो लैंग्वेज है, प्रिफर किया जाता है कि लॉ के एग्जाम में लैंग्वेज आपकी लीगल टर्म्स में ही होनी चाहिए। वैसे तो ये पहला चैप्टर इट्स नॉट अबाउट द एक्ट एट ऑल। अभी तक जीएसटी एक्ट का एक सेक्शन भी हमने पढ़ा नहीं है, कहीं पे उल्लेख तक नहीं आया है कि एज पर दिस सेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। पर सेकंड चैप्टर जब से स्टार्ट होगा, सप्लाई की डेफिनेशन से लेके तो डेफिनेशन सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखोगे आप कानून पढ़ रहे हो, और कानून पे जब सवाल पूछा जाएगा तो लैंग्वेज भी आपकी सुटेबल टू दैट होनी चाहिए। इंटर के स्टूडेंट से थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लैंग्वेज पे उसका कितना फोकस होना चाहिए, पर फाइनल के स्टूडेंट से तो उम्मीद की जाएगी कि जब वो अपना आंसर लिखे तो उसमें वो जो लाइंस, फ्रेज, ग्रामर, वर्डिंग्स यूज करे, वो लगना चाहिए कि एक लॉ के एक्सपर्ट स्टूडेंट के कलम से लिखा हुआ आंसर है। तो अब देखिए क्या लिखा है। ऑथोरिटी ऑफ लॉ मीन्स द टैक्स प्रपोज टू बी लेविड must be within the legislative competence of a legislator imposing the tax। अब legislator कौन है? तो वो व्यक्ति legislator है जिसको अधिकार है, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हमारा लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद उनका लेजिस्लेटिव कंपेटेंस भी होना चाहिए कि पर्टिकुलर टैक्स लगाने का अधिकार उन्होंने, उनको संविधान से मिला है या नहीं मिला, ये जरूरी है। तो फिर आप अगर आपके दिमाग में इफ यू आर अ लेजिस्लेटर, वेदर यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट और यू आर अ लोकल गवर्नमेंट, और कहीं से आपके दिमाग में ये बात आती है कि चलो टैक्स लेते हैं, आया था ऐसे ही, पहले सर्विसेज पे टैक्स लगता नहीं था। एक जोड़ी थी मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम की, इन लोगों ने काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में, और उनका योगदान हिंदुस्तान हमेशा ही याद रखेगा। तो उन लोगों के दिमाग में बैठे बिठाए ना नई नई आइडिया आती थी कि चलो कुछ है ही नहीं, किसी के दिमाग में कोई बात ही नहीं है, और उनको लगा हाँ हाँ चलो क्यों नहीं, इस चीज पे क्या लिया जाए, टैक्स। और ऐसी ही एक सोच के साथ एक दिन वो क्या लेके आ गए, सर्विस टैक्स लेके आ गए, जिसका कोई उल्लेख कभी संविधान में था ही नहीं। और काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, फिर भी एक संविधान में कोई प्रॉपर बदलाव किए बिना
एक टेम्पररी एंट्री के बेसिस पे कई सालों तक वो क्या लेते रहे, सर्विस टैक्स लेते रहे। उसका इतिहास भी काफी अच्छा पढ़ने लायक है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। पर कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की चर्चा करेंगे तो इंडिया में सर्विस टैक्स किस तरह से लागू किया गया, इसको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कभी मौका मिलेगा तो इसी लेक्चर में हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि टैक्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ अ लेजिस्लेटर इम्पोजिंग टैक्स के तहत होना चाहिए, यह है आर्टिकल 265। फिर एक आर्टिकल 245 भी है, ये कहता है कि पार्ट 11 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। The power for enacting the law is conferred on the parliament and on the legislator of a state by article 245 of a constitution। आसान शब्दों में बोलूं तो आर्टिकल 245 ये बताता है कि टैक्स लेने के कानून करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। The said article provides as under। ये आर्टिकल क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट मे मेक अ लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ अ स्टेट। भाई महाराष्ट्र की सरकार गुजरात के लोगों से टैक्स लेने का कानून पारित नहीं कर सकती। महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र या उसके किसी पार्ट में किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में हर स्टेट में हर नागरिक से या किसी एक विशेष विभाग से या प्रदेश से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रखती है। No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the grounds that it would have extraterritorial operation। हाँ, अगर कहीं ये साबित हो जाता है कि आपने जो टैक्स लेने का कानून बनाया है उस टेरिटरी में टैक्स लेने का आपको क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, तो वो कानून इनवैलिड करार दिया जाएगा। कौन देता है ये कानून को इनवैलिड करार, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर कानून बनाया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में अगर कानून बनाया है किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसको चैलेंज किसी ना किसी को करना होगा, या सो मोटू कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकती है और डिक्लेयर कर सकती है कि ये कानून एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन पे लागू होता है और आपको इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। एक आर्टिकल 246 भी है। पहला आर्टिकल कौन सा था, 265, फिर 245 और अगला कौन सा है 246। अगेन टेलिंग यू, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है और हो सके तो करने में बुराई नहीं है। नॉलेज इज ऑलवेज बेटर। It gives the respective authority to union and state government for levying the tax, whereas parliament may law for the whole of India or any part or territory of India, the state legislator may make law for whole or parts of a state। क्या डिफरेंस है फिर आर्टिकल 245 में और आर्टिकल 246 में? अगर डिटेल्स में देखो और आपने एक छोटा सा फर्क अगर इसमें ऑब्जर्व किया हो तो व्हाट यू ऑब्जर्व, एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस आना चाहिए आपके ध्यान में, और इसको आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। आओ यहीं पे थोड़ा सा क्लियर होगा। सेवंथ शेड्यूल टू आर्टिकल 246 क्या कहता है, इट कंटेन्स 3 लिस्ट which enumerate the matters under which the union and state government have the authority to make a law। तो आर्टिकल 245 ये कहता है अधिकार है किसको, स्टेट को भी और सेंटर को भी। आर्टिकल 246 में जो 7 शेड्यूल ऐड किया गया वो ये बताता है कि अधिकार कौन से क्षेत्र में है। डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, एक्साइज कौन कलेक्ट करेगा एंड सो ऑन। आइए देखते हैं नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों थी। यहाँ पे इतिहास और अच्छे से बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हियर टू हैड delineated separate powers for the central and state to impose various taxes। ढेर सारे टैक्सेस लगते हैं हमारे देश में, और कौन सा टैक्स कौन लगाएगा ये किस में बताया गया है, 246 के 7 शेड्यूल में। जो जिसकी बात कहां नहीं होती है,
245 में नहीं होती है। ओके, whereas the central levied excise duty on all the goods produced and manufactured in India, the state levied value added tax once the goods enter the stream of a trade upon completion of a क्या मैन्युफैक्चर। तो कोई भी गुड्स जब मार्केट में बिकता है तो वो दो स्टेज से गुजरता है, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से और एक ट्रेडिंग स्टेज से। तो एज लॉन्ग एज देयर इज एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द वैल्यू एडिशन बाय वे ऑफ व्हाट मैन्युफैक्चरिंग, इट अट्रैक्ट्स द सेंट्रल एक्साइज, एक्साइज लगता है उस पर, और ये एक्साइज लेने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक बार उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पूरी हो जाए तो वो ट्रेड साइकिल में आती है, फिर उससे ए खरीदेगा, ए से बी, बी से सी, सी से कंज्यूमर, डी। ए, बी और सी तीनों ही क्या है? यहाँ पे ट्रेडर है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी नहीं कर रहे। एक बार मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाए और वो ट्रेड वाले प्रोसेस में आ जाए तो उसके बाद उस पे लगता है स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स, या सिंपल टर्म्स में सेल्स टैक्स। और ये लगाने का और कलेक्ट करने का, लेवी करने का और कलेक्ट करने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये बात क्लियरली कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, द सेंट्रल हैज द पावर टू लेवी द टैक्स, इसी को बोला जाता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। बट द टैक्स लॉ was collected and written entirely by क्या? स्टेट। ओहो, अभी तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माल बिकता था उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल को। टैक्स लगाकर कलेक्ट करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल को। पर वो टैक्स का जो पैसा आता था वो कौन रखता था? स्टेट रखता था। किस क्लेम के बेसिस पे? कि भाई ये ट्रेड हमारे स्टेट से हुआ है, सेलर मेरी स्टेट का है, यहां से माल बिका है तो इस पे अधिकार भी किसका है? मेरा। तो नया जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। पुराना सेल टैक्स ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, टैक्स उस स्टेट को मिलता था जहां से सेल किया गया है। आज वो स्टेट पैसा कमाता है जहां पे परचेस और कंज्यूम किया गया है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पुराने टैक्स के स्ट्रक्चर में और नए टैक्स के स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं। Services were exclusively taxed by the central government together with the applicable cess if any। सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपको सर्विस टैक्स देना होता था। मतलब इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज तो आपके सर्विस रिसीवर से आपको आपके सर्विस का पैसा और साथ में सर्विस टैक्स लेना होता था। और वो सर्विस टैक्स किसे देना होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता था। तो ड्यूटी 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल ऑफ 246 में डिफाइन की गई है कि कौन से बिजनेस एक्टिविटी पे किस प्रकार का टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लैरिटी आ रही है? Beside, there was a state specific levies like entry tax, octroi, luxury tax, entertainment tax, lottery and betting tax, local tax levied by पंचायत। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा करते थे। तो ये इतना समझ के और देख कर ही एक पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग अर्स्टवाइल, इससे पहले का हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। With respect to goods imported from outside the country into the India, Central levied a basic custom duty and additional duties of custom together with applicable cess if any। और ये टैक्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट विदेशों से देश में इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पे क्या चार्ज करता है? कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। सीए इंटरमीडिएट में तो नहीं है कस्टम एक्ट, पर सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है कस्टम्स एक्ट, राइट। Introduction of GST required amendment in the constitution so as to enable the integration of a central excise duty, additional duties of custom, state VAT and certain state specific taxes and service tax into a comprehensive goods and service tax to empower both central and state to levy and collect it। अब भाई एक नया स्ट्रक्चर लाना है जिसमें गुड्स का अगर सेल होता है विद इन द स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, तो इस पे सेंट्रल को भी अधिकार मिलना चाहिए और स्टेट को भी अधिकार मिलना चाहिए। सेंट्रल को गुड्स के सेल पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट्स को सर्विसेज के प्रोविजन पे, सेल पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये पर्पस था। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि किसको अमेंड किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पे
कस्टम्स में दो चीजें आई है। अब अगर आप कस्टम एक्ट पढ़ोगे तब मैं और डिटेल में बताऊंगा इसको कि सेंट्रल पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाता था, ये अभी भी लगती है, इसको बंद किया गया नहीं है। अब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम भी लगा करती थी, ये इसका डिस्कशन कस्टम एक्ट में किया तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ सीए फाइनल वालों के लिए रिलेवेंट है, सीए इंटर वालों के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम को भी अब किस में मर्ज कर दिया गया है, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। आओ फिर देखते हैं आगे क्या हुआ, फिर जरूरत क्यों थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, समझ में आ गया। कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल का 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 हेयर in after will be referred at what, CAA, Constitution Amendment Act was passed. It has 20 sections. Newly inserted Article 279A, इसको आपको मेमोराइज करना चाहिए, याद करना चाहिए। जीएसटी लाने के लिए जो आर्टिकल्स पुराने थे, पुराने आर्टिकल्स कौन से, 265, 245 और 246, इसमें तो बदलाव किया गया। तो एक नए आर्टिकल की या ऐसा बोले एक नए सेक्शन की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, जो आर्टिकल नंबर है 279A। एम्पावरिंग प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल वाज नोटिफाइड ऑन 12th of September 2016। रिमेनिंग प्रोविजन वेयर नोटिफाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 16/9/2016। तो ये 4 दिन के भीतर काफी कुछ काम हुआ। सबसे पहले तो एक आर्टिकल अमेंडमेंट हो चुका था, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एसेंट इसको दे दिया था, सारी जो कानूनन कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई थी। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना एम्पावर किया या फिर सॉरी, इस आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को अधिकार दिया कि वो गठन करे, किसका गठन करे, जीएसटी काउंसिल का। अब ये जीएसटी काउंसिल और इसके रोल क्या है, इसमें कौन लोग होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी पावर्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, इस पे भी आपको अलग से आगे पढ़ना है। Constitutional Amendment Act also provide for compensation to states for loss of revenue on account of introduction of a goods and service tax। स्टेट्स को ये डर था कि ये जीएसटी आने से हमारा रेवेन्यू क्या होगा, कम, और सेंट्रल की बड़ी इच्छा थी कि किसी भी सूरत में क्या लाया जाए, जीएसटी। और इस कश्मकश के बीच सेंट्रल और स्टेट की जब बातें चल रही थी कि जीएसटी लाए ना लाए, लाए ना लाए, तो सेंट्रल ने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, और लीगली उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देकर ये बताया गया कि इन केस अगर स्टेट्स का क्या होता है, लॉस होता है ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल और प्रपोज्ड रेवेन्यू, तो वो सारी नुकसान भरपाई स्टेट को कौन करके देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करके देगी। Parliament shall by law on the recommendation of Goods and Service Tax Council provide for compensation to the state for loss of revenue arising on account of implementation of a Goods and Service Tax Act for the period of कितना साल, 5 साल। अब ये पक्का कर दिया गया कि ये जो नुकसान की भरपाई दी जाएगी ये कितने सालों तक दी जाएगी, 5 सालों तक ही दी जाएगी। ऑलराइट, थोड़ा बहुत चेंज अगर है स्टडी मटेरियल में, इंटरमीडिएट और किसके, सीए फाइनल के, तो आई विल स्टिल रिकमेंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट टू रेफर द स्टडी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ऑफ सीए फाइनल, दैट इज इन मोर डेप्थ एंड मोर डिटेल्स। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ 101 या फिर 101 फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, की चेंजेस को ब्रीफ में समझते। पहला, concurrent powers on parliament and state legislator to make a law governing the taxes on goods and services। एक साथ दोनों को यह पावर है, गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस पे क्या लगाने का, टैक्स। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया उसका नाम क्या था, सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी। levy of integrated goods and service tax on interstate transactions of goods and services to be levied and collected by central government and apportionate between the union and state in the manner provided by the parliament by law as per the recommendation of GST council। तो भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकता है तो उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी, बराबर है। कलेक्ट कौन करता है, सेल करने वाले स्टेट का डीलर। कलेक्ट कौन करता है, सेल करने वाले स्टेट का डीलर। पे किसको करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। हक किसका बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाय करने वाले स्टेट का।
तो बाय करने वाले स्टेट को ये टैक्स कौन रीएम्बर्स करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है? जीएसटी काउंसिल पे। अब इसका हिसाब किताब पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया गया है बाय वे ऑफ जीएसटी कॉमन पोर्टल, जहां से ये हिसाब तुरंत रेडीली और रियल टाइम बेसिस पे तैयार मिलता है कि कितना कंपनसेशन, ये कंपनसेशन नहीं है, कंपनसेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, वो तो लॉस ऑफ रेवेन्यू के केस में देना है सेंट्रल को, किसे? स्टेट में। इंटर स्टेट सेल पे सेंट्रल स्टेट को कितना पैसा देगी, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन देती है वो कौन सा काउंसिल देती है? जीएसटी काउंसिल देती है। बीच में ये बहुत कुछ पेंडिंग था, फिर इनकी मीटिंग्स हुई और जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि पेंडिंग ड्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का क्या करेगी? क्लियर करेगी। प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई and when supply takes place in the course of interstate trade or commerce shall be formulated by the पार्लियामेंट बाय लॉ। एक अभी कानूनन टर्म आया है आपके इसमें, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिटरमाइन करे कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई अगर ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो जब तक ये तय नहीं होता कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तब तक हिसाब कर पाना इतना आसान नहीं है। तो आप जब पढ़ोगे ना लीगल प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, यू विल बी अमेज कि कितने गहराई से इस लॉ को क्या किया गया है, फ्रेम। मजा आएगा, थोड़ा बहुत बोर भी होगा ये सब चीजों को समझने में, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू विथ इट। और ये भी बड़ा अजीब है, व्हेन सप्लाई टेक्स प्लेस ये तय करना। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब अपन इस सब्जेक्ट को, जीएसटी को इन टर्म्स ऑफ लॉ पढ़ना चालू करेंगे तो किन किन शब्दों पे आपको विशेष तौर पे क्या देना है, ध्यान देना है, और इस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। चैलेंजिंग काम है जीएसटी के अंदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये तय करना कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन सप्लाई टेक्स प्लेस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इससे पता चलेगा कि कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, और कब, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई और व्हेन सप्लाई टेक्स प्लेस, इससे ये पता चलेगा कि टैक्स कब लेवी किया जाएगा, इंसिडेंट्स टू लेवी द टैक्स कब अराइज होगा। इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड or commerce shall be formulated by parliament by law. GST will be levied on all supply of goods and services except alcoholic liquor for human consumption. वैसे तो इसमें से अभी फिलहाल डीजल पेट्रोल को क्या रखा है, बाहर रखा है, और ये कहा गया है कि इसको हम लाएंगे किसके अंदर, जीएसटी को, फ्रॉम द डेट बीन नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। अब तक वो डेट नोटिफाई करने का मुहूर्त आया नहीं है। On the following products, GST shall not be levied till the date notified on the recommendation of GST Council। और वो चीजें कौन से, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज क्या, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आगे लिखते हैं ये लोग, द यूनियन गवर्नमेंट शैल रिटेन द पावर टू लेवी द ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अफोरसेड प्रोडक्ट्स बिसाइड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अबो प्रोडक्ट्स मतलब कौन सा, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब चीजें, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार भी किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। किस पे एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे। उस पे एक्साइज ड्यूटी कौन लगा रहा है आज के तारीख में, स्टेट गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्टिकल 279A, ये जो नया आर्टिकल डाला गया था अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जीएसटी को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। Of the Constitution empowers the President to constitute a joint forum of a central and state, namely Goods and Service Tax Council, GST Council। तो GST Council क्या है, कुछ एम्पावर्ड अधिकारियों का एक कमिटी है जिसमें कुछ लोग होंगे स्टेट से और कुछ लोग होंगे हर स्टेट से, और वो लोग अल्टीमेट फाइनल निर्णय लेंगे किसको लेकर, कि इस देश में जीएसटी को कैसे क्रियान्वित किया जाए और कैसे चलाया जाए और उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। The provision relating to the GST Council come into the force on 12th September 2016. President constituted the GST Council on 15th September। 12 सितंबर को कायदे से जीएसटी काउंसिल के प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था और प्रेसिडेंट ने पहली जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट की, नॉमिनेट किया लोगों को फ्रॉम स्टेट एंड फ्रॉम सेंटर्स। वो
तारीख थी 15 सितंबर 2016। जीएसटी तो एक्चुअल में कब लागू हुआ? 2017 में, और इसकी तैयारियां एक साल पहले से चालू हो चुकी थी। The Union Finance Minister is the chairman of a councils and minister in charge of a finance or taxation of or any other minister nominated by each of the state or union territories which legislator are its member। अब इस पैराग्राफ को आपको कम से कम याद रखना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फिलहाल हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। सो शी इज द चेयरमैन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। और उसके बाद हर स्टेट से, स्टेट को अधिकार है कि किसको भेजा जाए जीएसटी काउंसिल में। आमतौर पे ये रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर उस स्टेट का होना चाहिए, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। स्टेट चाहे तो किसी और को भी जीएसटी काउंसिल का सदस्य बनाकर भेज सकती है। Besides, the union minister of a state in charge of a revenue or finance is also a member। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब क्या? राज्य मंत्री। केंद्र सरकार में एक होता है कैबिनेट मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री। आज हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू कौन है? मिस्टर अनुराग ठाकुर। ये भी उसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। The function of a council is to make recommendation to the union and states on important issues like a tax rate, exemptions, threshold limit, dispute resolution, etc। तो जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है? ये चार चीजें। सबसे पहला क्या? ये रिकमेंडेशन देंगे। और वैसे कानून थोपेंगे नहीं ये लोग कानून थोपेंगे नहीं। कानून में बदलाव करने का अधिकार तो किसको है? पार्लियामेंट को। वो पावर कभी भी जीएसटी काउंसिल के पास आएगा नहीं। जीएसटी काउंसिल क्या देगी? रिकमेंडेशन। किस चीज का रिकमेंडेशन? टैक्स का रेट क्या होना चाहिए। हाँ, अगर ये लगता है आपको कि एयर कंडीशन पे टैक्स कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उसको घटाना चाहिए, या कंप्यूटर एक लग्जरी नहीं है, कंप्यूटर एक बेसिक नेसेसिटी है, उस पे टैक्स कम होना चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल। किसको? अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटर को। तो उसके हिसाब से उस रेट में चेंज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सीजीएसटी एक्ट में भी और एसजीएसटी एक्ट में भी। एग्जम्पशन अगर देना है किसी चीजों को या किसी चीजों का एग्जम्पशन निकाल लेना है, तो ये रिकमेंडेशन भी कौन देगा? जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए किसी स्टेट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख है, इसे घटाना है या बढ़ाना है। ऑडिट के लिए, एनुअल रिटर्न के लिए, या फिर रिटर्न्स के लिए, या फिर कंपोजिशन स्कीम के लिए, जो भी अलग अलग एग्जम्पशन की क्या है? लिमिट्स है, इसमें बदलाव करने के रिकमेंडेशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल देगा। और अगर डिस्प्यूट्स है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट्स का अगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, इस पे भी रिकमेंडेशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल देगा। तो जीएसटी काउंसिल is a legislator or not? No, GST council is not a legislator. They will only give the recommendation. The concept of declare goods of specific importance under the constitution is done away with। अब आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। कुछ गुड्स को डिक्लेयर किया गया था एज अ स्पेसिफिक या स्पेशल इंपॉर्टेंस। अब ये जो प्रोविजन थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं और इस पे कभी क्या नहीं लगना चाहिए? टैक्स नहीं लगना चाहिए। पर हमारी सरकार ये मानती है कि वो दौर कुछ और था 1951 का, और आज का दौर कुछ और है। लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है और अर्थव्यवस्था के पैमाने भी बदल चुके हैं। तो आज ऐसा कोई सी गुड्स को डिक्लेयर करना कि वो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस का गुड है, ये उतना जरूरी नहीं समझा इस गवर्नमेंट ने, और इन्होंने उसको अलग कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेजेंटली सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट in regard to tax on such goods। Transitional provision to take care of any inconsistency with respect to any law relating to the tax on goods and services or both in force in any state। तो कुछ और प्रोविजन भी की गई है जिसको हम ट्रांजिशनल प्रोविजन कहते हैं। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है? तो एक बार जीएसटी सेटल हो जाए
तो इसके दुखड़े, इसके दुख दर्द अपने आप क्या हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स दूर हो जाएंगे। पर जब तक पुराना टैक्स भी है कई मामले में, उसकी भी लोगों की लायबिलिटीज है और वहां से वो नए टैक्स में आ रहे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग गुड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं वहां से यहाँ आने के बीच में काफी दिक्कतें आएगी। अब इन दिक्कतों से कैसा निजात पाया जाए, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसका नाम क्या है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। पढ़ेंगे अपन लॉ में इसके बारे में और आगे। Such tax to continue to be in force until amendment or replaced or until expiration of 1 year for commencement of GST whichever is earlier। तो इसके चेंजेस को क्योंकि मटेरियल में नहीं दिया गया है तो हम बहुत ज्यादा फोकस इस पे करेंगे नहीं। हमारी पढ़ाई मटेरियल ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगी। हमारा पर्पस अभी फिलहाल के लिए जीएसटी के प्रैक्टिस में एक्सपर्टीज करना नहीं है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे एक्सपर्टीज करना नहीं है, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट और उससे जुड़े हुए विवादों को समझना भी नहीं है। हमारा मेन पर्पस है सिलेबस के हिसाब से जीएसटी एक्ट को पढ़ना, ताकि अब सीए इंटर और सीए फाइनल की एग्जाम को बेहतर तरीके से लिख पाए। और अगर आप जीएसटी ही पढ़ोगे तो इसको पढ़ाने के और समझाने के भी दो तरीके होते हैं। वन इज फॉर द स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम, particularly a CA exam, and other is for the professional who are actually working in the field of GST। उनका जो दृष्टिकोण होता है पढ़ने का और पढ़ाने वाले का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है प्रोफेशनल्स के लिए और वो अलग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड मेथड को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और क्या दिया है आगे, आर्टिकल 246A पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल और एक है, कौन सा, 246A। Notwithstanding anything contained in Article 246 or 254, Parliament and subject to Clause 2, the legislator of every state has a power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or such state। पहले तो ऐसा लिखा था ना 246 में कि कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ही कौन टैक्स लगा सकता है, स्टेट, और कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे ही कौन टैक्स लगा सकता है, सेंटर। तो इन्होंने लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। मतलब इशारा साफ है, भूल जाओ जो भी लिखा है 246 और 254 में, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हर स्टेट गवर्नमेंट को और हर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है किस पे टैक्स लगाने का, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो लैंग्वेज है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, अब क्या होता है कि ये जो आर्टिकल 246A है ये बाद में आया और इसमें अगर लिख दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इसके पहले के जो भी प्रोविजन थे, इसका मतलब अब उसका कोई इफेक्ट रहता नहीं है, ये सुपरसीड करेगा। आर्टिकल 246A की प्रोविजन सुपेरियर है उसके पहले के किसी भी आए हुए सेक्शन के ऊपर। तो आपको कोई नहीं अब ऑब्जेक्शन लेना कि 246 में तो ऐसा लिखा था, 254 में तो वैसा लिखा था, क्योंकि ये बाद में आया और ये बोलता है कि मेरे से पहला जो आर्टिकल है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट आर्टिकल, तो भूल जाओ उसमें क्या लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हर स्टेट को और हर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है लॉ बनाने का और इंपोज करने का, क्या, टैक्स, किस पे, गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where the supply of goods or services or both takes place in course of interstate trade or commerce। भाई कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे, पहले इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे टैक्स लगाने का अधिकार किसको था, नहीं सेंट्रल को ही था। अब वो अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट मतलब किसकी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट। तो आईजीएसटी कौन लगाता है, स्टेट या सेंट्रल, सेंट्रल। पैसा कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल, पर देता किसको है, स्टेट को। इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग, importing स्टेट को। एक्सप्लेनेशन, the provision of this article shall in respect of goods and service tax referred to in clause 5 of article 279A take effect from the date recommendation of the goods and service tax council। और बाद में उन्होंने रेकमेंड कर भी दिया। अब ये सारी प्रावधान, ये सारे प्रोविजन हमारे देश में लागू होते हैं।
तो पहले क्या करते हैं लोग कानून बनाने के लिए, अधिकार को दे देते हैं और उसको लागू करते नहीं है, और ये लिख देते हैं कानून में कि ये तब से लागू होता जब से इसको लागू किया जाएगा उस अथॉरिटी के द्वारा जिसको लागू कराने का क्या दिया गया है, अधिकार। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि हम आगे चल के ये मंशा रखते हैं कि डीजल और पेट्रोल पे भी क्या लगाया जाएगा, जीएसटी। पर कब से लगाया जाएगा, जब रेकमेंड करेगी कौन, जीएसटी कौन सी। तो अब उसमें बहुत ज्यादा कानूनन चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो कानूनन तैयारी करनी चाहिए थी, बैकग्राउंड प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, वो हो चुकी है। अब बस उन्हें एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकालना है और ये बोलना है कि हमने तय किया है कि आज से ये हम लागू कर रहे हैं, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाए। The article grants power to the central and state governments to make the laws with respect to GST imposed by center or such state। तो ये आर्टिकल पावर देता है जीएसटी लगाने का। The central has exclusive power to make laws in respect with the GST in case of a interstate supply of goods और क्या, सर्विसेज। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी माल बेचा जाएगा, गुड्स हो या सर्विसेज, इस पे कैसा और किस सूरत में टैक्स लगाया जाए, इस तहत कानून बनाने का अधिकार स्टेट को नहीं है, किसको है, सेंटर को। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स aforesaid provision shall apply from the date recommended by GST Council। ऐसी कोई चीज है जो अभी भी अधर में लटकी हुई है। The provision of Article 246(8), notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Article 254 deals with the supremacy of laws made by क्या, Parliament। अब यहाँ पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, who is superior, whether the law made by the central government is superior or the state government is superior, या तो फिर स्टेट के स्टेट में ही दो लॉ अगर बन जाते हैं या सेंट्रल के सेंट्रल में ही दो लॉ बन जाते हैं जिसमें दोनों में फाइट हो जाती है कि मैं बेहतर हूं या तुम बेहतर हो, या मैं सुपेरियर या तुम सुपेरियर। तो ये डिस्प्यूट को कैसे निपटाया जाए इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 254 में। तो जब जीएसटी के मामले में ये झगड़ा होगा कि कौन सा लॉ, किसने बनाया हुआ लॉ ज्यादा सुपेरियर है, वेदर द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर द लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके लिए लोग जाएंगे देखने को आर्टिकल 254 को, और ये कहता है कि मत जाओ, ये प्रोविजन बोलता है कि वहां जाके कुछ मत देखो, जो हमने यहां लिखा है वही सही है। और हम 254 के और 246 के सारे प्रावधानों को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इस मामले में कोई भी दिक्कत हो तो उस सेक्शन को और उस आर्टिकल को आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 248 में भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। Residuary powers of legislation amended Article 248 grants the residuary power to Parliament to make laws with respect to any matter to enumerated in the concurrent list और state list। तो ये लिस्ट है, देखो क्या पढ़ते हैं, सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग द टैक्स नॉट मेंशन इन आइदर दोज लिस्ट। ये है, तो सरकारों को पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है, इस लिस्ट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। और उस लिस्ट में दी हुई है कुछ चीजें, है ना, और कुछ ट्रांजैक्शन की, कौन किस पे क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, सेंट्रल किस पे लगा सकता है और स्टेट। क्या ऐसी कोई लिस्ट आपके स्टडी मटेरियल में दी है क्या? हाँ, कौन सी लिस्ट है, फाइनल के स्टडी मटेरियल में कि इंटर के स्टडी मटेरियल में? दोनों। कहाँ है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट? हाँ, इसी चैप्टर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। This article has been amended. Now this power has been subject to Article 246A, namely the power to make laws with respect of a goods and service tax is imposed by central and क्या, state। तो पहले तो अलग अलग पावर थे, यूनियन लिस्ट पे कितना टैक्स कैसे लगाना है किसको अधिकार था, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को। अब एक ही चीजों पे दोनों को क्या लगाना है, टैक्स। तो ये जो लिस्ट का था वो आर्टिकल 248 में बात की गई थी, उसको भी सुपरसीड करता है कौन सा नया आर्टिकल, आर्टिकल 246A। तो अब आपके मन में अगर डाउट हो कि ये लिस्ट में तो ये टैक्स लगा सकते हैं, इस लिस्ट में तो
स्टेट टैक्स लगा सकता है। तो अब वापस आपको 248 को जाके देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको इस मामले में भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप किसको रेफर करोगे? 246 ए को। तो ये ज्यादा पावरफुल है। आगे, power of parliament to legislate with respect to a matter in state list in the nation's national interest in case of a emergency extended to GST provided under article 246 a। क्या है इसका मतलब? पावर है पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए in respect of a matter in the state list in the national interest in case of a emergency extend to the GST provided under article 246 a। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो यहाँ पे पावर भी बढ़ती है कौन से गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर भी अधिक पावर दिए गए हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर्टिकल 249 grants the parliament the power to make a law with respect to a matter in the state list in national interest or in case where the council of a state has declared by resolution supported by not less than two-thirds of a members present and voting on any matter enumerated in the state list। वैसे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है स्टेट लिस्ट में नाक घुसाने का अधिकार किसको नहीं है? सेंट्रल को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को अपने पावर दिए, सेंट्रल को अपने पावर दिए। वो अपना काम करे, ये लोग अपना काम करें। पर अभी यहाँ पे आर्टिकल 249 में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। अब ये कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल में कितने सारे मेंबर होंगे? हर स्टेट से एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट। इन सब लोगों की मीटिंग होगी। इसमें कितने लोग प्रेजेंट रहने चाहिए? जितने भी लोग प्रेजेंट है उसमें से कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 2/3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। मतलब प्योर मेजोरिटी चाहिए हमें, है ना? इतने लोग अगर बोलते हैं तो सेंट्रल को अधिकार मिल जाएगा कि वो स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकते हैं? दखल अंदाजी कर सकते हैं। Similarly, Article 250 grant the Parliament to power to make a laws with respect to any of the matter enumerated in a state list if a proclamation of emergency is in क्या? ऑपरेशन। वैसे तो इमरजेंसी इतने आसानी से लगती नहीं है। इमरजेंसी देश में लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और अगर हमारा देश इस स्टेट में आता है कि आज हमारे देश में क्या लगी है? इमरजेंसी, तो फिर आर्टिकल 250 पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक्सक्लूसिव अधिकार देती है कि अब आप सारे कानूनों को बाजू में रखिए, पूरे स्टेट के कानूनों को भी आप नियंत्रित कर सकते हो, स्टेट लिस्ट भी आपके हाथ में और सेंट्रल यूनियन लिस्ट भी आप ही के हाथ में। Article 249 and 250 have been amendment to grant powers to the Parliament to make a law with respect to the goods and service tax provided under Article 246A, also along with the matters in the state list in the national interest और in case of क्या? इमरजेंसी। पर सेंट्रल को ये साबित करना होगा अगर वो बहुत ही ज्यादा दखल देना चाहते हैं किसके अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर। तो पहले तो जीएसटी काउंसिल से 2/3 मेजोरिटी से क्या पास करवाना होगा? रिजोल्यूशन। और उसके बाद ये साबित भी करना होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है। या तो फिर इमरजेंसी के सिचुएशन में तो सारी पावर किसके पास आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर और एक आर्टिकल है आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अपॉर्शन बाय क्या? स्टेट। ऐसे भी टैक्सेस है हमारे देश में जो लगाए तो जाते हैं किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, पर कलेक्ट और रखे जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। इसके बारे में क्या लिखा है देखो, आर्टिकल 268 pertains to the duties levied by the center but collected and appropriated by the state. It stipulates that such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations are mentioned in the union list shall be levied by the government of India but shall be collected in case where such duties are leviable within the union territory by government of India in any other case the state within which such duties are respectively leviable। तो कौन सी वो चीजें हैं? तो ये है टैक्स है, वो टैक्स का नाम है ड्यूटीज ऑफ क्या? एक्साइज। किस पे लगता है ये ड्यूटीज ऑफ एक्साइज? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे। जनरली इसमें एसिड्स आते हैं, एसिड्स आते हैं। ये जो वर्ड है ये आम भाषा में इसको आप क्या बोलोगे? एसिड्स। इस पे टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर उसको कलेक्ट करके अपने पास पैसा रखने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को इन केस ऑफ स्टेट, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा।
फिर आगे क्या लिखता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओमिट्स एंड सच ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन medicinal and toilet preparation from article 268. Duties of excise on medicinal and toilet preparation have been subsumed into the goods and service tax levied by the central and state. अब हमारे यहाँ पे इन एसिड्स, मतलब ये जो प्रोडक्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इस पे पहले टैक्स एकदम अलग तरीके से लगता था, क्योंकि एसिड पहले एक डेंजरस चीज मानी जाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल 268 था, और उसमें टैक्स कैसा लगाएगा, तो अधिकार है टैक्स लगाने का किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको कलेक्ट करके अपने पास रखने का अधिकार है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्योंकि इस चीज को भी किसके अंडर लाना था, जीएसटी के अंदर, तो वहां से उस एंट्री को निकालना जरूरी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब 268 का कोई खास महत्व रहा नहीं है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब एसिड्स पे अब जीएसटी ही लगता है। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी। तो ये सारी चीजें काफी सालों से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जमा हुई थी, और फिर इसको साफ सुथरा करना पहले जरूरी था, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन के आधार पे जीएसटी के कानून पे क्या ना उठा सके, उंगली ना उठा सके। आगे आते हैं आर्टिकल 268A, आर्टिकल 268 एम्पावरिंग द यूनियन टू लेवी सर्विस टैक्स ओमिटेड। मैंने बोला था ना एक बार हमने कि हमारे देश में सर्विस टैक्स लाने की कल्पना किसके दिमाग में आई थी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के। तो उन्होंने एक आर्टिकल डाला था, जो आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता था कि सर्विसेज के सप्लाई पे टैक्स लेने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्योंकि सर्विसेज पे भी टैक्स लेने का अधिकार किसको मिल चुका है, स्टेट और सेंट्रल दोनों को, तो इस एंट्री को ओमिट करना या हटाना उतना ही जरूरी था। सर्विस टैक्स was levied in 1994 under the residual entry 97 of the यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो चीजें थी जिसपे केंद्र सरकार को टैक्स लगाने का क्या था, अधिकार था। उसमें एक एंट्री शामिल की गई, वैसे तो 1 से लेके तो 96 तक एंट्रियां थी, और वो चीजें उसमें मौजूद थी जिसपे कौन टैक्स ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें सर्विस का नाम और निशान तक नहीं था, तो एंट्री नंबर क्या डाला उसमें 97, और उसमें लिख दिया सर्विसेज। अब वो अधिकार किसको मिल गया यूनियन लिस्ट में आने की वजह से, सेंट्रल को। हालांकि ये बहुत ही एक टेम्पररी रास्ता था और क्विक रास्ता था, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, इसके लिए फिर वो एक नया आर्टिकल क्या करना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहिए था। पर तब के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना मेहनत करना जरूरी नहीं समझा, और वो जानते थे कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब स्टेट्स को साथ में लेके करना हमारे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने शॉर्टकट निकाला। बोले लिस्ट तो तैयार है, लिस्ट अधिकार देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का। उस लिस्ट में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, क्यों ना सर्विस नाम की एक चीज उसमें ऐड कर दे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उस लिस्ट में कुछ कम ज्यादा करने का अधिकार किसको था, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को था, वो उन्होंने कर लिया, और एकदम आसानी से देश में सर्विसेज पे टैक्स लगना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। Article 268A was inserted by the Constitution's 88 Amendment Act 2003 to usher the service tax under the separate entry 92C in क्या, यूनियन लिस्ट। तो बाद में कई लोगों ने बोला है कि इस तरीके से एकदम कच्चे एंट्री के आधार पे पूरे देश से सर्विस टैक्स कलेक्ट करना एक अच्छी मैसेज नहीं दे रहा है, कुछ कॉन्क्रीट कीजिए, पार्लियामेंट की राय लीजिए। तो बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल का एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट नंबर 88, और इसके तहत एक नई एंट्री 92C को इंसर्ट किया गया। हाउएवर दिस वाज नॉट नोटिफाइड एवर सिंस, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, और आखिरी तक सर्विस टैक्स एंट्री नंबर 97 के तहत ही क्या किया गया, वसूल किया गया। दिस आर्टिकल हैज बीन ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी लाने के लिए फिर अब इसको मिटाना वहां से जरूरी था। आर्टिकल 269A, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल आया है 269A। Levy and collection of goods and service tax in course of interstate trade and commerce, goods and service tax on a supplies in a course of one state to another state, मतलब भी कौन सा स्टेट,
interstate state or commerce shall be levied and collected by government of India. Such tax shall be apportioned between the union and state in a manner as may be provided by parliament by law on the recommendation of goods and service tax council. तो ये एक नई चीज लिखी गई न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269 ए में। उसमें यह कहा गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी गुड्स बेचे जाएंगे या सर्विसेज, उसके लिए लॉ बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे उसको बांटेगी, किसमें? सेंट्रल में और स्टेट में। और कौन से स्टेट को हिस्सा मिलेगा उसमें? इंपोर्टिंग स्टेट को, बायर स्टेट को। एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ import into the territory of India shall be deemed to be the supply of goods or services or both in the course of interstate trade और क्या? कॉमर्स। तो भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माल बेचा जाएगा, तो इस पे भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर बाहर के देश से भी माल आता है, कहां पे? भारत में, तो इसलिए भी कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रहेगा। वो कानून का अधिकार किसको नहीं मिलेगा? स्टेट को नहीं मिलेगा। नहीं तो स्टेट क्या बोलेगा, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, जो जो अधिकार आपको है वो अधिकार हमको है। तो इंपोर्ट पे भी हम क्या लेते हैं? टैक्स। तो सेंट्रल का तो गुस्सा बढ़ जाएगा ना, बोले बहुत ही होशियार हो गए तुम लोग स्टेट वालों, इतना पावर नहीं दिया आपको कभी, ना पहले था ना आगे कभी आएगा। तो ये मत समझना कि एक स्टेट से हमारे स्टेट में इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, तो हमें उस पर क्या लेने का अधिकार है? टैक्स में। तो किसी दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में अगर जहाज उतरता है, हमारे स्टेट के पोर्ट पे जहाज आता है, तो हम उस पर क्या ले लेंगे? टैक्स। इतना उछलने की जरूरत नहीं है, वो अधिकार अभी भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये लफ्ज लिखना पड़ता, ये तो कोई शाहना रहता ना स्टेट गवर्नमेंट में, वो क्या बोलता है यार, इसको पढ़ के तो मेरा कानूनी दिमाग ये बोल रहा है कि दुबई से एक शिपमेंट आया है, मुंबई के पोर्ट पे उतरा है, क्यों ना मैं इस पे क्या ले लूं? टैक्स ले। और संविधान में मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। ना ना ना, ये लोग बड़े होशियार हैं, जो लोग क्या बनाते हैं कानून, उनको सब मालूम है कि किसका दिमाग क्या सोचेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत सोच समझ के और बहुत ही डिटेल रिव्यू के बाद ही किया जाता है, और इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वॉल्व करती है, जो चेस की तरह हर क्लॉज को देखते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा और वैसा हुआ तो क्या होगा, इसके कितने इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। मतलब हम एक चाल चले तो सामने वाला 200 चाल कैसी चलेगा, इसके बारे में भी डिटेल में सोचा जाता है। और इसको आसान नहीं होता ना, एक बार गलती हो गई आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पे, तो बाद में उस गलती को सुधारने के लिए और एक बार क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, और ये इतना आसान काम हमारे देश में नहीं है। The amount apportioned to the state under clause 1 shall not form part of a consolidated funds of India। अब ये consolidated funds of India क्या है? तो ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट भी तो अकाउंटिंग करती है, सरकार के पास जो पैसा आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राइट है, जो उनकी रेवेन्यू है, उसको वो बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, जिसको यूज करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। पर अगर आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी के तहत 1000 रुपीज आता है, कितना आता है? 1000। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंट्री क्या पास करनी चाहिए? कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और कंसोलिडेटेड फंड या इनकम अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट। पर नहीं, ये आईजीएसटी का पैसा भले आया आपके पास है, पर इसको जैसी मर्जी वैसे इस्तेमाल करने का अधिकार आपको नहीं है। इसमें से आधे पैसे पे किसका अधिकार है? स्टेट का। तो ये पैसा आपके पास आ जरूर रहा है, पर इसको अपने कंसोलिडेटेड फंड में ऐड मत करो। वो अपने कंसोलिडेटेड फंड में कौन ऐड करेगी? इंपोर्टिंग स्टेट ऐड करेगी। तो कहीं सरकार को ऐसा ना लगे आईजीएसटी के नाम पे तो बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हमारा क्या बढ़ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड। अब फंड बढ़ेगा तो सरकार को लगेगा चलो खर्चा करते हैं, हाईवे बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, कोविड का टीका लगाते हैं सबको फोकट में। पर ना 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 ना, ये आईजीएसटी आप ले तो रहे हो, पर ये आपने, आपका पैसा नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपको किसको पे करनी है? इंपोर्टिंग स्टेट को पे करनी है।
Where an amount collected as a tax levied under clause 1 has been used for the payment of a tax levied by the state under article 246A, such amount shall not form of a consolidated fund of India. लगभग वही चीजों को यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है. Where an amount collected as tax levied by the state under article 246A has been used for payment of tax levied under clause 1, such amount shall not form of a consolidated fund of state. अब ये क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करो. वो जर्नल एंट्री आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे. वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल कौन सा 246A has been used for the payment of tax levied under clause 1. ये clause 1 मतलब IGST है. ये clause 1 मतलब क्या है, IGST है. Such amount shall not form of a consolidated fund of क्या, state. अरे बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ. अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो ना. मैं क्यों बोलता हूं कि जीएसटी को समझने के लिए अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है. अब आप मुझे बताओ. Where an amount collected as the tax levied by the state under article 246A. अब article 246A में स्टेट को अधिकार है कि एक स्टेट से उसी स्टेट में अगर क्या होता है, माल को बेचा जाता है तो वो उस पर टैक्स लगा के क्या कलेक्ट कर सकती है, टैक्स कलेक्ट कर सकती है. अरे हाँ कि ना. has been used for the payment of tax levied under clause 1. अब देखो सिंपल सा रूल बताता हूं. मध्य प्रदेश एक स्टेट है, ठीक है. मध्य प्रदेश स्टेट ने क्या किया कि वहां के बायर ने माल खरीदा महाराष्ट्र के स्टेट से, तो उसने क्या पे किया, आईजीएसटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. फिर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के उसी डीलर ने उसी माल को बेच दिया उत्तर प्रदेश में. बराबर है. अब जब उसने खरीदा था तो उस पे जो आईजीएसटी था वो उसका क्रेडिट था, और एमपी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये हमारा क्या है, फंड है. पर जब एमपी के डीलर ने उस माल को यूपी के डीलर को बेचा तो अब वो फंड की लायबिलिटी आ गई एमपी के डीलर पे. अब उसको आईजीएसटी पे करना है. अब उस आईजीएसटी के लायबिलिटी को सेट अप करने के लिए वो कौन सा क्रेडिट यूज करेगा, महाराष्ट्र से खरीदे हुए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करेगा. तो एक हाथ जहां एमपी गवर्नमेंट के पास पैसा आया, एक हाथ एमपी गवर्नमेंट को वो पैसा देना भी है. किसको, यूपी गवर्नमेंट को. तो वो जो फंड है ये स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट है. हैज बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड अंडर क्लॉज ए. अगर आपके पास का जो आईटीसी है उसका उपयोग आप करते हो क्या करने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो वो फंड भी आपका कंसोलिडेटेड फंड नहीं है. कहीं ना कहीं आपको उसको वापस लौटाना चाहिए. हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं. अगर एक डीलर एमपी का महाराष्ट्र से खरीद रहा है और यूपी में बेच रहा, तो एमपी गवर्नमेंट को इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि मेरे डीलर ने महाराष्ट्र से क्या खरीदा, माल, और उस पे अब मुझे क्या मिलेगा, टैक्स. अरे खरीदा ये बात सही है, पर वो आगे किसको बेचने वाला है, यूपी में. तो ये जो पैसा आया आपके पास ये आपका पैसा नहीं है. दैट यू विल हैव टू अल्टीमेटली पे टू द यूपी गवर्नमेंट, and that whole settlement will be done by the central government, and the mechanism and the IT infrastructure for this is nothing but a GST common portal. Parliament may by law formulate the principles for determining the place of supply. मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सर दुखने वाला है आपका. जब आप क्या डिटरमाइन करोगे, place of supply, and when the supply of goods or services or both takes place in course of interstate trade or commerce. लास्ट पैराग्राफ पढ़ के आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं. बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे. कल खत्म हो जाएगा ये. आज क्योंकि बिगिनिंग है और ये सब लेक्चर अभी कैसे है, फ्री लेक्चर है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच. थोड़ा जो लेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी स्कोप रहना चाहिए कि पढ़ के पैसे तो भरे कम से कम. आइए आगे देखते हैं. लास्ट पैराग्राफ कहता है, आर्टिकल 269A stipulates that GST on the supplies in the course of one state to another state trade
or commerce shall be levied and collected by Government of India, and such tax shall be apportionate between the central government, union government and state in the manner as provided by Parliament by law on the recommendation of GST Council। तो वही सार है जो ऊपर हमने पढ़ा उसका, नई चीज इसमें कोई भी नहीं है। Further, import of goods and services or both into the India will also be deemed to be the supply of goods and services in the course of क्या, interstate trade और commerce। अब देखो एक बात क्लियर है, interstate trade और commerce पे टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को है कि सेंट्रल को, सेंट्रल को। तो बाहर से भी किसी स्टेट में माल आता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई, तो उस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को मिलेगा कि सेंटर को, सेंटर को। ये क्यों किया गया, ताकि कभी कोई सेंटर का होशियार ऑफिसर इस पे क्या ना लगा दे, टैक्स, और गवर्नमेंट को क्या ना कर दे, चैलेंज। दिस विल गिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे इन्होंने भी क्लियर किया है, this will give the power to the central government to levy GST on import transactions which were earlier subject to the countervailing duties under the Custom Tariff Act 1975। वैसे तो पहले भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार था, पर अब एक नए एंट्री से वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रिटेन किया है, ताकि स्टेट को ये कंफ्यूजन ना हो कि उनको कहीं ना कहीं क्या मिल गया है, आधा पैसा इस पे मिलने वाला है। Where an amount collected as IGST has been used for payment of SGST and vice versa, such amount shall not form part of a consolidated fund of India या state one respectively। और यहाँ की ना, this is to facilitate transfer of funds between the central and state। मैं अगेन टेलिंग, ये जो इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सीएजी का कोर्स कोई करते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अभी यूनियन अकाउंटिंग जो होती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग या सोशल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट इज, और से भी वो डबल एंट्री बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करते नहीं है। Parliament is empowered to formulate principles regarding the place of supply and when supply of goods or services or both use in interstate supply और कॉमर्स। चलिए इसके बाद कल के लेक्चर में, ये लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट यूनिट का, आर्टिकल 270, आर्टिकल 271, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज एंड स्टेट कैसे की गई है, चेंज किया गया है। आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स की डेफिनेशन थी उसमें उसमें अभी बदलाव आए हैं। आर्टिकल 286 है। जीएसटी काउंसिल, उसके पावर्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है और थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स इसमें है। टेस्ट योर नॉलेज में देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, इंडिया। ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है इंटरमीडिएट के। डिस्कस हाउ जीएसटी रिजॉल्व द डबल टैक्सेशन dichotomy under the various provision of Indirect Tax Act, enumerate the deficiencies of existing indirect taxes which lead to need for the ushering into the क्या, GST regime। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत लंबा चौड़ा आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो या शॉर्ट में या ब्रीफ में भी लिख सकते हो, डिपेंड्स की मार्क्स कितने हैं। डिस्कस द ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, list the central and state levies which have been subsumed in the GST in India। तो हो सके तो इन सब चीजों को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए सी यू टुमारो दिन, थैंक यू, बाय बाय।